विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे 17 सितंबर से शुरू हुए सेवा पखवाड़े के तहत भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और एक विकसित राष्ट्र की तरफ ले जाने के लिए उत्तर प्रदेश में किए जा रहे प्रयासों पर वरिष्ठ पत्रकार आशीष मिश्रा और जयनारायण पीजी कॉलेज लखनऊ के राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर ब्रजेश मिश्र से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी। सेवा पर्व 2 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। इस दौरान हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश का विकास किस तरीके से विकसित भारत के संकल्प को साकार करने जा रहा है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो विकास के प्रयास हो रहे हैं वो आखिरकार देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की तरफ और एक विकसित राष्ट्र बनाने की तरफ ले जा रहे हैं। इस विशेष पर चर्चा में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आशीष मिश्र और जयनारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय के राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर ब्रजेश मिश्र। आप दोनों का इस कार्यक्रम में, इस पर चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। ब्रजेश जी, जो उत्तर प्रदेश में पिछले 7-8 सालों में 2 सरकारों में जो विकास की एक नई गति पकड़ी है उत्तर प्रदेश ने, किस तरीके से वो देश को, खासतौर पर उत्तर प्रदेश अपने आप में देश का एक बड़ा हिस्सा है, देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है और स्वाभाविक तौर पर इसमें होने वाले किसी भी बदलाव का असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर नजर आता है। किस तरीके का रोल आप देखते हैं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का देश को विकसित भारत बनाने में? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर प्रदेश सबसे अधिक मानव शक्ति का और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व का प्रदेश है। कोई इनकार नहीं है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़ से ऊपर है। उत्तर प्रदेश मैदानी क्षेत्र है, हरा भरा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की हों। और अगर हम देखते हैं संविधान में जो संघ सूची के विषय हैं और जो राज्य सूची के विषय हैं, समवर्ती सूची के विषय हैं, तो ये पता चलता है कि राज्य का विकास संघ की योजनाओं को एक साथ लेकर के ज्यादा अच्छा होता है। तो उत्तर प्रदेश के विकास के 2 पहलू हैं। एक, संघीय योजनाओं को जमीनी स्तर पर ले आना, क्रियान्वित करना, उनका प्रभाव देखना, और दूसरा है उत्तर प्रदेश की सरकार की अपनी खुद की स्कीम्स। तो इसीलिए एक संघीय व्यवस्था में संघ और राज्य की सरकार अगर एक ही दल की होती है तो एक रणनीतिक महत्व की बात हो जाती है। जनता के विकास की दृष्टि की मैं बात कर रहा हूँ। कोई भी जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको गंभीरता से राज्य के पटल पर लाने के लिए राज्य की सरकार का गंभीर होना और उसी प्रकार की सोच रखना आवश्यकता है लोकतंत्र की। केंद्र की तमाम ऐसी स्कीम्स हैं जो अन्य राज्यों में लागू नहीं होती हैं क्योंकि वहां पर अन्य पार्टियों की सरकारें हैं। ये एक स्थिति है लोकतंत्र की। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से स्वास्थ्य योजनाओं का विस्तार हुआ है, अभी हाल ही में सरकारी कर्मचारियों जो कि सरकार द्वारा एडेड इंस्टीट्यूशंस थी, प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक, उन्होंने जो बीमा योजना या कैशलेस मेडिकल की सुविधा दी, वो बड़ी चर्चा में रही। उत्तर प्रदेश सरकार का जो रोड नेटवर्क पर, मैन्युफैक्चरिंग पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पर और उत्तर प्रदेश की खुद की अपनी जीडीपी पर जो काम है, उत्तर प्रदेश घनघोर जातीय विचारों से बहुत बाहर आया है पिछले 7-8 वर्षों में और इसका लाभ जनता के बीच में हम देखते हैं। जनता के विकास कार्यक्रमों में हम देखते हैं। रोड नेटवर्क देख लीजिए, कुंभ ही देख लीजिए, इसका श्रेय जो है मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार को ही जाता है, इतना बड़ा सांस्कृतिक आयोजन करना। इसी तरह से आप देखेंगे तो मैं देख रहा था कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसी कल्याणकारी योजनाएं भी हैं जो जनता के लिए उपयोगी हैं, जैसे आयुष्मान योजना है, जननी शिशु सुरक्षा योजना है, दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस इलाज की जो योजना है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना है, संत रविदास योजना है, छात्रों के लिए, दिव्यांगों के लिए मुफ्त की कोचिंग की व्यवस्था है। इसी तरह से अभ्युदय स्कीम है मुख्यमंत्री की जो नीट, जेईई और यूपीएससी की तैयारी के लिए मुफ्त में व्यवस्था करती है। फ्री हैंडसेट्स का वितरण है, उसमें भी गुणवत्ता सुनिश्चित की गई है। और इसी तरह से स्किल डेवलपमेंट देखेंगे तो कौशल विकास योजना है, मुख्यमंत्री ग्राम योजना है। इसके साथ साथ आप देखिए विडो, ओल्ड एज और लेप्रोस्कोपी के लिए जो पेंशन योजनाएं हैं वो भी हैं। और साथ ही साथ मैं ये देखता हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर आप यात्रा करें तो आपको अनुभव होगा कि एयरपोर्ट जो कि बड़ी बात होती थी किसी जमाने में, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने छोटे से बड़े एयरपोर्टों के लिए काफी इनकी संख्या में वृद्धि किया। अब यद्यपि ये संचार मंत्रालय का संघ का विषय होता है, पर बिना राज्य सरकार की अनुकूलता के इस तरह के विकास कार्यक्रमों को अंगीकार करना, क्रियान्वित करना कठिन होता है। तो मैं समझता हूँ कि चाहे वो स्वास्थ्य योजना हो, चाहे वो शिक्षा की योजना हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का हो, चाहे वो रोजगार जनरेट करने वाली बात हो, उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत काम किया है। जी ब्रजेश जी, ये बिल्कुल सही बात है कि जो राजनीतिक शक्ति होती है उसकी वजह से ही एक गति मिलती है विकास को
और उसका फिर लंबे वक्त तक असर नजर आता है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में भी कई ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने अपने राजनीतिक नेतृत्व और दूरदर्शी नेतृत्व के दम पर विकास को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया। आशीष जी, जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश लगभग 5वां हिस्सा कंट्रीब्यूट करना चाहता है अर्थव्यवस्था का देश की, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसे कहा जाए वो अभी भी उन राज्यों के मुकाबले काफी कम है जो पहले से इस रफ्तार में आगे चल रहे हैं। तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्य जो कि जहां पहले से औद्योगिकीकरण हो चुका है, उनसे मुकाबला लेकर उत्तर प्रदेश किस तरीके से आगे बढ़ सकता है, और क्या उत्तर प्रदेश में इतना पोटेंशियल है, इतनी क्षमता है, इतनी संभावना है कि वो विकसित भारत में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित कर सकता है? यूपी एक लैंड लॉक स्टेट है, उसमें क्या है कि समुद्र नहीं है, कहीं आपको कुछ भेजना हो तो एक नेटवर्क आपको बनाना होता है जो कि हम किसी को एक्सपोर्ट करना हो तो उसके लिए यहाँ पे बुनियादी ढांचा में एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल बुंदेलखंड गंगा एक्सप्रेसवे जो बनाया गया है, ये औद्योगिक गलियारे में बनाए गए हैं, तो उससे ये एक्सपोर्ट को ही आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमें कनेक्टिविटी अच्छी होगी, जल्दी माल पहुंचेगा, तो उससे जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं वो आकर्षित होंगे। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात की, लखनऊ, कानपुर, झांसी, चित्रकूट, अलीगढ़, आगरा को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब का बड़ा केंद्र बनाया गया है। इसके अलावा फिल्म सिटी नोएडा में आ रही है, इंडस्ट्रियल पार्क नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, तो ये बनाया गया। उसके बाद जो एमएसएमई एक बड़ा सेक्टर है, बिल्कुल, लगभग 90 लाख एमएसएमई इकाइयां है, मार्केटिंग है, उसमें फिर उसको ओडीओपी से जोड़कर, मतलब जो हर जिले का एक उत्पाद, उससे उसको जोड़कर एक इंडस्ट्रियल जो एक रिफॉर्म है उसको एक पुश दिया गया है। जब आपके पास संभावनाएं होंगी तो अपने आप ही इंडस्ट्री अपना आना शुरू होगी, और ये दिखाई पड़ रहा है। आप देखिए कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर के सामने आया है। इसलिए वाराणसी, कानपुर और आसपास लगे टेक्सटाइल क्लस्टर के रूप में उसको देखा जा रहा है, और पूर्वांचल और तराई के जो इलाके हैं वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के रूप में उभर रहे हैं। तो हर इलाके के अपनी अपनी जो खासियत है, उससे जुड़े उद्योग जो है वहां पर लगने लगे हैं। जैसे अब लखनऊ, नोएडा, कानपुर में आईटी पार्क, इंक्यूबेशन सेंटर खुल रहे हैं। जब इंडस्ट्री आती है कहीं पर तो उसके रोजगार के लिए मानव संसाधन की एक जरूरत पड़ती है, तो वो भी अगर यूपी में मिले तो उसके लिए कौशल विकास मिशन, लाखों लोगों को ITI सब प्रशिक्षण किया रहा है, तो ये एक बड़ा कदम है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, उसके बाद नई औद्योगिक नीति लाई, नई स्टार्टअप नीति आई, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग नीति आई, फिल्म सिटी नीति आई, MSME नीति आई, और सिंगल विंडो सिस्टम निवेशकों के लिए किया गया, क्लियरेंस ऑनलाइन मिल रहे हैं। तो जो एक व्यवस्था बनाई गई उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ध्यान रखते हुए तो ये व्यवस्था शुरू हुई है। धीरे धीरे आने वाले समय में इसके प्रयास दिखेंगे, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा यहाँ पर इंडस्ट्री लगाएगा, वो जब उसके अच्छे अनुभव होंगे तो वो जाके अपने दूसरे लोगों को बताएगा। इस तरह से आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो लक्ष्य है देश को विकसित बनाने में, यूपी एक बहुत बड़ा योगदान देगा, क्योंकि जब रोड नेटवर्क अच्छा होगा तो कहीं भी आदमी इंडस्ट्री लगाए वो अपना सामान एक्सपोर्ट करने के लिए किसी भी बंदरगाह में ले आ सके बहुत कम समय में। तो एक तो उसकी इंडस्ट्री की लागत बचेगी, जो बॉम्बे और समुद्र किनारे जो शहर है वहाँ लगाने में, वहाँ पे जमीनें महंगी, वहाँ सब कुछ महंगा है, वो सैचुरेटेड हो चुके हैं, और यहाँ चूंकि जमीनें की कीमत अपेक्षाकृत कम है, लेकिन जो उनकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो जो एक्सप्रेस पे बने रहते हैं तो वो लागत उसकी कम आती है, क्योंकि एक स्पीड मिलती है। तो इससे प्रयास से यूपी अब आने वाले समय में उनसे आगे निकल जाएगा, महाराष्ट्र, गुजरात जैसी औद्योगिक राज्यों की जिससे आपने बात की। बिल्कुल, सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से लेकर के तमाम ऐसी कार्यक्रम हुए हैं जिसमें निवेशकों को आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। सैमसंग की यूनिट भी लगी है मोबाइल की। ब्रजेश जी, जो हम विकसित भारत का सपना देखते हैं उसमें आर्थिक तो एक पहलू है, लेकिन सामाजिक विकास भी एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। रोटी कपड़े मकान की चिंता के लिए आज भी उत्तर प्रदेश से पलायन करके लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं, तमिलनाडु में काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, कलकत्ता में काम कर रहे हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं। सामाजिक स्तर पर जब तक विकास नहीं होगा, हम विकसित भारत का संकल्प जो है उसको साकार करने की दिशा में प्रयास करना चाहते हैं, लेकिन ये जो पिछड़ापन है, कुछ जगह पर आर्थिक की वजह से सामाजिक पिछड़ापन है, पूर्वांचल के इलाके हैं जहां से पलायन बहुत ज्यादा है। आपको क्या लगता है कि ये किस तरीके से एक हिंड्रेंस है, एक रुकावट है, और इसके दूर होने के क्या प्रयास दिख रहे हैं सरकारों की तरफ से? आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है। अभी आशीष जी कह भी रहे थे कि जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब है और जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है अथवा जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, ये कहीं कहीं आपके इस चिंता को इसका निराकरण करता है। आप ये समझिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। अगर आप क्रमशः सोचेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण है किसी प्रदेश के लिए शांति का होना, कानून
की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी होना, सामाजिक सुरक्षा बहुत अच्छी होना, शांति का वातावरण होना। अगर सिक्योरिटी गारंटी नहीं होगी तो कोई भी एमएनसी हमारे यहाँ नहीं आएगी या हमारे राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां हमारे यहाँ नहीं आएंगी। विद्युत की उपलब्धता एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। सड़कों के बनने से संसाधनों की आपूर्ति बहुत अच्छी हो जाती है। विद्युत की उपलब्धता से 24 घंटे उत्पादन किया जा सकता है। इसी तरह से आप देखेंगे तो जो सरकार के जो हैशटैग प्रोग्राम्स है, जो प्रदेश में नस की तरह दौड़ाए जा रहे हैं, 5 गाजियाबाद से चलिए तो आप लखनऊ आ जाएंगे कुछ घंटों में। पहले ये 20 घंटे की यात्रा होती थी। और जैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे ही है, तो बुंदेलखंड को प्रदेश में विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का एक प्रमुख प्रयास है। बिना सड़क के कोई विकास आप कैसे कर सकते हैं, संसाधन कैसे, आपूर्ति उनकी कैसे हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि जो एक उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है 6 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, आज प्रधानमंत्री जी 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की बात कहते हैं, केवल 47 तक उत्तर प्रदेश की 6 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हो तो हम समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश में जीवन स्तर कितना उन्नत हो जाएगा, प्रदेश में शांति और सुरक्षा का स्तर कितना उन्नत हो जाएगा। केवल उत्तर प्रदेश ही ले लीजिए तो एक बड़े भारी देश के बराबर इसकी जनसंख्या हो जाती है। सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व तो हमारा है, यूरोप के कई देशों से ज्यादा। हाँ, और जैसा आप ये देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में संसाधन कितने हैं, प्लेन्स कितने हैं, लैंड कितनी है, और कितना सारा हमारे पास जो है प्रोग्रेस करने के लिए बचा हुआ है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्राइव जो है, जो हमारा ड्रीम है, वो एक दिन का नहीं है। उसके लिए हमें अच्छा सड़क नेटवर्क चाहिए, 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति चाहिए, कानून की व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए, लोगों को सुरक्षा महसूस हो, विकास के लिए लोग आगे बढ़ें, और जो इन्वेस्टर्स आते हैं, इन्वेस्टर्स हमारे प्रदेश में निवेश करें। राष्ट्रीय स्तर के जो इन्वेस्टर हैं वो भी, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इन्वेस्टर हैं वो भी। अगर एक वातावरण बनाते हैं, वो अपनी समग्रता में जो वातावरण हमको लाभ देता है आर्थिकी में, उसका कोई जोड़ नहीं है। परंतु हाँ, अगर हमारे प्रदेश की सामाजिक सुरक्षा ठीक नहीं है, अगर हमारे यहाँ अपराध का नियंत्रण नहीं है, विद्युत की आपूर्ति नहीं है, सड़क नहीं है, रेल रोड नेटवर्क ठीक नहीं है, तो विकास की बात तो फिर बेमानी हो जाएगी। तो सरकार ने इस 7-8 वर्ष में जिस प्रकार से केंद्र के साथ साथ अपनी स्कीम्स को लेकर के एक टोटलिटी में जो सोचा है, वो देख करके ऐसा लगता है कि हम लोग उस लक्ष्य को, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे, और उत्तर प्रदेश उसमें अग्रणी ही नहीं सबसे प्रमुख भूमिका में रहेगा, ऐसा हमको लगता है। जी, बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश प्रमुख भूमिका में रहेगा और इसके लिए प्रयास लगातार सरकार की तरफ से हो रहा है। आशीष जी, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की हमने बात की, लेकिन विकास का एक बड़ा महत्वपूर्ण मानक जो है वो कृषि क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी कृषि योग्य भूमि है। कई फसलों को लेकर के हम प्रदेश में नंबर 1 भी हैं, दुग्ध के क्षेत्र में हम देश में नंबर 1 हैं। तो ऐसे कौन से और पोटेंशियल एरियाज हैं? खास तौर पे मैं कृषि का इसलिए भी जिक्र करूंगा क्योंकि किसान और कृषि को लेकर के प्रधानमंत्री जी के भी विचार लगातार इस पर रहते हैं कि कैसे उनका जीवन स्तर बेहतर हो, कृषि का स्तर बेहतर हो और उन्हें लाभ मिले। तो उत्तर प्रदेश में इसकी कितनी संभावनाएं हैं, कृषि और उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों की, और क्या प्रयास हैं इसमें सरकार के? देखिए, कृषि तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। राज्य की जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है वही वो कृषि ही है, और इसमें कई तरह के प्रयास हो रहे हैं। पहली बात तो क्या है, जो ये हर खेत को पानी, जो पहले क्या था कि हमारी कृषि में बहुत सारी चीजें थी कि लोग पानी नहीं मिल पाता था खेतों को और फसलें प्रभावित होती थी, तो उसमें हर खेत को पानी पहुंचाने की एक योजना स्टार्ट की गई। ये काफी उल्लेखनीय है। किसानों को इसके लिए सौर ऊर्जा आधारित पंप सेट दिए गए, टपक सिंचाई और स्प्रिंकलर को इसको भी बढ़ावा दिया गया। और जब आपकी फसल हो रही है तो फिर फसल को खरीदा कैसे जाए, किसानों के गन्ना ऑनलाइन भुगतान किया गया। यूपी आज देश में नंबर 1 है। हम प्रेरित तभी होंगे फसल उगाने के लिए जब हम उसको बेच भी सकें। और धान और गेहूं के एमएसपी पे खरीद है, खेत केंद्रों को डिजिटल किया गया है, कृषि मंडियों को ई-नाम के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उससे जोड़ा गया। इन सब चीजों के साथ साथ किसानों को डिजिटलाइज किया गया, आधुनिक तकनीक से किसानों को जोड़ा गया। इसके लिए किसान पाठशालाएं लगाई जाएंगी, किसानों को नई तकनीक और फसल के विविधीकरण की ट्रेनिंग दी जा रही है। और बुंदेलखंड और तराई क्षेत्रों में ऑर्गेनिक फार्मिंग को, क्योंकि आज के हाल क्या है कि विदेशों में ऑर्गेनिक चीजें तरीके से उगाएंगे, डिमांड ज्यादा है, नया ट्रेंड है, तो उसके लिए किया गया है। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण और एग्री बेस्ड उद्योगों को बढ़ावा दिया गया है, किसानों को बेहतर बाजार और मूल संवर्धन का लाभ दिया जाए। एक नंद बाबा दूध योजना एक बहुत उल्लेखनीय है, खासकर जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए मत्स्य संपदा योजना है। तो ये जो प्रयास किए गए हैं ये काफी उल्लेखनीय है और इसका किसानों पर असर दिख रहा है। आप देखेंगे कि जो मेजर फसलें हैं उसमें यूपी नंबर 1 है उनकी पैदावार में, और बिक्री में भी नंबर 1 है। किसानों की जो इनकम दुगनी करने का जो लक्ष्य था वो करीब वो पूरा हो चुका है। अब सरकार को अब नया लक्ष्य तय करना है कि किसानों के लिए हम क्या नया लक्ष्य तय कर रहे हैं। बिल्कुल, उत्पादन भी बेहतर हुआ है और उसकी
जो बिक्री है वो भी बेहतर हुई है और प्रदेश में इतनी क्षमता है कि अगर उसका सही से उपयोग किया जाए तो निश्चित तौर पर विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में वो अहम भूमिका निभाएगा। आशीष जी और ब्रजेश जी, आप दोनों इस पर चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुशील। विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे 17 सितंबर से शुरू हुए सेवा पखवाड़े के तहत भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और एक विकसित राष्ट्र की तरफ ले जाने के लिए उत्तर प्रदेश में किए जा रहे प्रयासों पर वरिष्ठ पत्रकार आशीष मिश्रा और जयनारायण पीजी कॉलेज लखनऊ के राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर ब्रजेश मिश्र से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी।